हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिप यादव क्लासेस गाइस। तो ये हमारी करंट अफेयर्स पर दूसरी वीडियो है। इसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत राज्य वन रिपोर्ट। इसमें हमने 2021 का कवर किया है और इसके बाद 2023 की भी आ गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं, इसके बाद हम 2023 वाली जो नई आई है उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून में स्थित है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। वन मंत्रालय के तहत ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, कार्य करती है। हर 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है और देश में वन क्षेत्र से संबंधित डाटा इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। 2021 में ये जो डाटा प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार देश का भौगोलिक क्षेत्र जितना है उसमें से 21.71% जो है वो क्या है, वो वन क्षेत्र है ना। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। अभी जो 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो अभी हमारा टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 25.17% जो है हमारा वन क्षेत्र है, वन एवं वृक्षावरण। ठीक है, वन एवं वृक्ष आवरण। ठीक है, तो 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये वाला आंकड़ा है और 2021 की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग ये 21.71%। ठीक है। तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, उसके द्वारा। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें इसके बारे में, एक दो चीजें और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि इस रिपोर्ट के माध्यम से निकल कर आया है कि 19 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें जो फॉरेस्ट एरिया है वो 33% से अधिक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा निकल कर आया है। और साथ ही त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 75% से ऊपर जो है हमारा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो इस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आएगा। और अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, और इसके बाद महाराष्ट्र है ना। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य देखें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ा हमने देखा और जनरली यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसके अंतर्गत हम देखेंगे एक पेड़ माँ के नाम अभियान। एक पेड़ माँ के नाम अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और कब शुरू किया गया था? 5 जून 2024 को। इसी दिन पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक पेड़ माँ के अभियान, माँ के नाम अभियान, इसे प्रधानमंत्री द्वारा 5 जून 2024 को शुरू किया गया था। इसके तहत पृथ्वी माता द्वारा प्रकृति के पोषण और हमारी माताओं द्वारा मानव जीवन के पोषण के बीच समानता को दर्शाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य पेड़ों को प्यार करना, सम्मान और माताओं के प्रति श्रद्धा के प्रतीक के रूप में स्वेच्छा से कुछ पौधे लगाकर इस अपने प्रेम को उजागर करना। सभी नागरिकों द्वारा पेड़ों और पृथ्वी माता की रक्षा करने के लिए ऐसी शपथ लेनी चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। अगर आप ये सोचो, भारत में हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर है। अगर एक व्यक्ति जो है साल में 12 पेड़ लगाए तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा पेड़ हो सकते हैं। ठीक है, या एक व्यक्ति एक ही पेड़ लगाए एक साल में तो भी कितने सारे पेड़ हो सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है जिसके माध्यम से जो वृक्षावरण है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो ये कब शुरू किया गया था? ये 5 जून 2024 को शुरू किया गया था। क्या नाम है इसका? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर्स का, वो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। प्रधानमंत्री द्वारा COP26 में घोषणा की गई थी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की कोशिश करेगी और इस पर लगातार काम हो रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है निकल कर आई है जिसमें हमारी नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात की गई है।
भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा क्षमता में भारत चौथे स्थान पर है। सौर ऊर्जा क्षमता में पांचवें स्थान पर है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आंकड़ा निकल कर आया है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा निकल कर आया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा हमारे सामने आया नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, सरकार के महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। और साथ ही अभी हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे जब तक बात नहीं करेंगे, ये हमारा जो डिस्कशन है पूरा नहीं होगा। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लागू किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 जनवरी 2023 को 19,740 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपभोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है, तो हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसके लिए सरकार ने कब जो है, एक हिसाब से अगर हम बात करें तो कब बजट पेश किया है, 4 जनवरी 2023 को। बहुत ही महत्वपूर्ण एक मिशन है जो ग्रीन एनर्जी हमारी जो है उसके संबंध में बात करता है। ठीक है, इसके बाद नारी शक्ति अधिनियम 2023। आप आप सभी समझते हैं कि ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 33% आरक्षण की बात इसके माध्यम से की जा रही है महिलाओं के लिए। कहाँ पर? तो जो लोकसभा है, विधानसभाएं हैं और दिल्ली विधानसभा, तो यहाँ पर 1/3 आरक्षण की बात महिलाओं के लिए इसके माध्यम से की गई है और कानूनी प्रावधान बना दिया गया है बकायदा एक पास करके संसद के द्वारा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब आया? 2023 में आया। 33% आरक्षण की बात इसमें की गई है। इसके बाद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो 2019-21 में संपन्न हुआ, इसके तहत हमारा जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाओं तक पहुंच चुका है। हम सभी जानते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी उस पर बहुत सारे राज्यों का आंकड़ा निकल कर आया था सेक्स रेशियो के संबंध में, और भारत का 2011 के अनुसार सेक्स रेशियो 943 है 1,000 पुरुषों पर। ठीक है, 1,000 पुरुषों पर 943 है। लेकिन हरियाणा राज्य का जो सेक्स रेशियो था वो काफी जो है सभी राज्यों में सबसे कम था। ठीक है, सेक्स रेशियो। तो इस वजह से वहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी 2015 में। क्या नाम था उसका? बेटी बचाओ, ठीक है, और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP। ठीक है, तो इस योजना के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर इस जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 2019-21 में जो एक सर्वे कराया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और यहाँ पर हमारा सेक्स रेशियो 1,020 हो गया, जो कि 2011 की सेंसस के अनुसार कितना है? 943 है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमारा 5 है, इसके अकॉर्डिंग कितना है? 1,020 है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आप याद रख सकते हैं आराम से, और बहुत ही सरल है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बिल्कुल कम शब्दों में जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आप फ्यूचर में कुछ और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे 2025 का जो हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 2025 का फाउंडेशन बैच। ठीक है, अगर आप पेड कोर्स में ऑलरेडी हैं तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहिए, ग्यारह क्लियर करिए। ठीक है, अगर आपके साथी कोई करना चाहते हैं तो उन्हें जरूर बताइए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से पॉसिबल हो पाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा मिशन है, भारत की बहुत महत्वपूर्ण मिशनों में से एक है। स्वच्छ पीने का पानी और समुदायों की भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। कई बार हमने देखा है बहुत सारे राज्यों के कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की भी समस्याएं हैं, पानी को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई। मिशन का मुख्य उद्देश्य हर ग्रामीण घर और सार्वजनिक संस्थान को स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराना।
और इस मिशन के तहत 14.45 करोड़ घरों को नल का पानी कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, तो ये मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जल जीवन मिशन, ये सब पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाने की संभावना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मिनिस्ट्री है जहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी स्कीम से, इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसकी अन्य स्कीमों को हमने जो हमारी दूसरी पीडीएफ शेयर की है करंट अफेयर्स की, उसमें कवर किया है। यहाँ पर हमने नशा मुक्त भारत अभियान, जो भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसमें 272 ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई किया गया था जो बहुत ही ज्यादा नशे के हिसाब से संवेदनशील थे। हालांकि अब इस स्कीम को 2023 में सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। और ये जो स्कीम है ये NPDDR योजना का एक घटक है। ये योजना क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में हमने देखा, 2047 का जो हमारा टारगेट है ड्रग फ्री कंट्री का, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी भारत सरकार का 2047 का एक टारगेट है कि हमारा जो देश हो कैसा हो, ड्रग फ्री हो। ठीक है, तो नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य जन जागरूकता फैलाना, पदार्थों के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निर्भर जनसंख्या की पहचान करना, अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में काउंसलिंग और उपचार सुविधाओं पर ध्यान देना, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना। और सरकार का लक्ष्य है कि भारत 2047 तक पूर्णतया नशा से मुक्त हो जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है योजना है नशा मुक्त भारत अभियान। और ये जो है इस योजना का हिस्सा है किसका? राष्ट्रीय नशा मांग में कमी कार्य योजना, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। ठीक है, तो इसी योजना का जो है वो क्या है, इसी प्लान का वो योजना हिस्सा है। ठीक है, एक प्लान लाया गया था सरकार के द्वारा जिसे हमने जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज प्रिपेयर्ड ए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन फॉर 2018-2023। तो ये एक प्लान लाया गया था जिसके माध्यम से जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नशे से संबंधित व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और उसके पुनर्वास पर फोकस किया जाएगा और विभिन्न माध्यमों से उन्हें नशे से मुक्ति दिलाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक जो है प्लान है जिसके माध्यम से सरकार नशा मुक्ति पे फोकस कर रही है। इसके बाद अगर हम COP29 की बात न करें तो हमारा करंट अफेयर्स बिल्कुल अधूरा रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही चर्चा में रहा और इसका फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा जाता है। क्या फुल फॉर्म है इसका? UNFCCC का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आप इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। इसका 29th सेशन जो है हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो बाकू अजरबैजान में। ठीक है, तो ये कब हुआ है? 11 से 22 नवंबर के बीच में हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है UNFCCC का। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। अगर हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड पे बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आती हैं, जैसे कि ये महत्वपूर्ण आयोजन नई वित्तीय लक्ष्यों की स्थापना, अनुकूलन उपायों को आगे बढ़ाने, हानि और क्षति कोष को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। ये सब चीजें इसमें निकल कर आई। अब हम थोड़ा उन चीजों पे बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्टार है, 7 स्टार बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी गोल से रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 1 में, पेपर 2 में, सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2023 के लिए विकास, जो हमारा सतत विकास एजेंडा है, इसे संयुक्त राष्ट्र के देशों द्वारा अपनाया गया है। इसी के माध्यम से पृथ्वी के लिए शांति और समृद्धि का साझा खाका प्रदान करने की बात की गई है। ठीक है, हम देखते हैं कि एक बार 4P से भी प्रश्न आए थे। 4P कौन से, अभी बताते हैं। 4P में है पीस, प्रोस्पेरिटी, पीपल एंड प्लानिट। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है 2015 के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जिसमें हम पीस, प्रोस्पेरिटी, पीपल एंड प्लानिट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके केंद्र में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। 17 सतत विकास लक्ष्य इसके केंद्र में है जिसके माध्यम से हम इन सब चीजों को पाएंगे, बात करते हैं इन सब चीजों पे। ठीक है, गरीबी को दूर करना, स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार करना, असमानता को कम करना, विभिन्न प्रकार के जो लक्ष्य हैं इसके अंतर्गत रखे गए हैं। लेकिन ये लक्ष्य कहाँ से आए, किस प्रकार इनका उदय होता है, इन सब चीजों पे थोड़ा बैकग्राउंड में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बैकग्राउंड से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिट होती है जिसे हम अर्थ समिट बोलते हैं, ये होती है 1900
92 में। कहाँ पे होती है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। और इस समिट के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान निकल कर आते हैं, और एजेंडा 21, ये सब चीजें यहीं से जो है इनकी शुरुआत होती है। ठीक है। और इस समिट के माध्यम से कॉप, यूएनएससी, सीबीडी, ये सब चीजें निकल कर आती हैं। एसडीजी सतत विकास लक्ष्य देशों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा दशकों पर काम पर आधारित, यानी विभिन्न प्रकार से जो दशकों से काम हो रहे थे जो हमारे सतत विकास पर, उसके माध्यम से ये एसडीजी निकल कर आए हैं। इससे पहले जो एमडीजी का कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लेते हैं। एंड जो एमडीजी हैं, यानी कि एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये 2000 से 2015 तक के लिए थे, और इन्हीं के स्थान पर नए एसडीजी गोल लाए गए हैं। 1992 में जो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था, उसी के माध्यम से एजेंडा 21 अपनाया गया था, और वहीं से बहुत सारी चीजें निकल कर आई। और ये कार्यक्रम लगातार चलते रहे, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जब एमडीजी का समय समाप्त होता है, उससे पहले ही जो एसडीजी लाए गए हैं उन पर विचार चल रहा होता है। तो सितंबर 2000 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन, मिलेनियम समिट में सदस्य राज्यों ने सर्वसम्मति से सहस्राब्दी घोषणा पत्र को अपनाया। इस शिखर सम्मेलन ने 2015 तक अत्यधिक गरीबी को कम करने के लिए 8 विकास लक्ष्यों को अपनाया, यानी कि एमडीजी में 8 लक्ष्यों को अपनाया गया था। और कहाँ पर अपनाया गया था? तो इसे मेंबर स्टेट अनऑफिशियली अडॉप्टेड द मिलेनियम डिक्लेरेशन समिट, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क यूएन का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर इसे अपनाया गया था 2000 से 2015 के लिए। इसमें 8 एमडीजी गोल्स थे, जो हमने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद लगातार जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। 2002 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन, ये पूछा गया है, पिछला जो एग्जाम हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, तो ये पूछा भी गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में 2002 में। इसे रियो प्लस 10 भी बोलते हैं, क्योंकि रियो कब हुआ था? रियो की अगर हम बात करें तो ये 1992 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जब हम 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2002। तो इसे हम रियो प्लस 10 भी बोलते हैं। तो रियो प्लस 10 कहाँ हुआ था? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आज यानी कि जब हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और उस दौरान हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमने इस पे जो है क्वेश्चन पोस्ट भी किया है, इस पे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन पे। ठीक है, कहाँ हुआ, आयोजित हुआ था ये? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। तो जोहान्सबर्ग घोषणा और कार्यान्वयन योजना ने गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण के प्रति वैश्विक समुदाय की प्रतिबद्धताओं की फिर से पुष्टि की। ये एजेंडा 21, मतलब एजेंडा 21, और शताब्दी घोषणा पत्र जो हमारा है उस पर आधारित था। इसमें बहुपक्षीय साझेदारी पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से जो हमारा मतलब कि पृथ्वी से संबंधित बहुत मुख्य मुख्य प्रकार की जो बातें इसमें निकल कर आती हैं, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण की जो हमारी जिम्मेदारी है इन सब चीजों पे। ठीक है, तो ये कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं, और चूंकि ये हमारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, ये 2000 से 2015 तक के लिए थे, इस वजह से आगे के लिए भी योजना बनानी थी, और इसी की शुरुआत जो है 2012 में हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 2015 में ये गोल्स जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, इनका समय पूरा हो रहा है। तो जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक फिर से जो सतत विकास सम्मेलन होता है, और उसमें जो है एक रिपोर्ट निकल कर आती है, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, तो इस दस्तावेज के माध्यम से बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, जिसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों एमडीजी पर आधारित एक नया सेट तैयार करने की बात की जाती है। वो नया सेट क्या होगा? सतत विकास लक्ष्य का होगा, और इसके विकास की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लगातार बैठकें होती हैं। यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका गठन किया जाता है, और इसके माध्यम से जो है एसडीजी पर बात की जाती है। एसडीजी रियो प्लस 20 के परिणाम में सतत विकास को लागू करने के लिए अन्य उपाय भी शामिल थे, जिनमें विकास वित्त पोषण, छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों और अन्य विकास भविष्य के कार्यक्रमों के लिए जनादेश को शामिल करना। ठीक है, तो इन सब चीजों के माध्यम से हमारा एसडीजी का एक पूरा का पूरा विकास क्रम चलता रहा, और 2013 में फिर से महासभा की बैठक होती है, और इसमें सतत विकास लक्ष्यों पर प्रस्ताव विकसित करने के लिए, पारित करने के लिए एक ओपन वर्किंग ग्रुप स्थापित किया जाता है, यानी कि खुला कार्य समूह स्थापित किया जाता है। और इसके बाद जनवरी 2015 में महासभा ने
2015 के बाद के विकास एजेंडे पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू की, और फिर सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में 2030 के लिए सतत विकास एजेंडा को अपनाया गया, और इसके साथ ही 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 7 SDG गोल्स, मतलब 17 यानी कि 17 SDG गोल्स निकल कर आते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्स हैं कि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2015 में बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण के लिए ये एक ऐतिहासिक वर्ष था, यानी कि 2015 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था, जिसमें विभिन्न प्रकार के समझौतों को अपनाया गया। यहाँ पर कुछ समझौतों को मैंने शामिल भी किया है जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पर्यावरण से संबंधित, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जो एक सेंडाई फ्रेमवर्क था, वो भी 2015 में ही अपनाया गया था, 2015 से 2030 के लिए। तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 में अपनाया गया था, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 2015 से 2030 तक का है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क 2015 में ही अपनाया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण अन्य 2-3 फ्रेमवर्क जो यहाँ पर बातचीत हुई थी, उसको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। विकास के लिए वित्त पोषण पर अदिश अबाबा कार्य योजना, यानी कि अदिश अबाबा एक्शन एक्शन एजेंडा ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये भी 2015 में अपनाया गया। साथ ही हमारी दुनिया को बदलना, 17 सतत विकास लक्ष्यों के साथ 2030 सतत विकास एजेंडा को भी 2015 में, सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन में अपनाया गया। ठीक है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में इसे अपनाया गया। साथ ही जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज को भी दिसंबर 2015 में अपनाया गया। ठीक है, तो 2015 बहुत ही महत्वपूर्ण एक वर्ष था हम सबके लिए, और हमने देखा है इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान निकल कर आते हैं। अगर हम अन्य दृष्टिकोण से समझें तो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान शुरू किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना भी 2015 में होती है। ठीक है, तो 2015 विभिन्न प्रकार की योजनाएं इसके अंतर्गत शुरू की जाती हैं 2015 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष जो है ये हमारे हिसाब से, यानी कि हम सब के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था। अब सतत विकास पर वार्षिक उच्च स्तरीय जो है राजनीतिक मंच बनाया गया है, उसके माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के अनुसरण और समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक केंद्रीय मंच है, इसके माध्यम से इस पे बातचीत की जाती है, ध्यान किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य विभाग, जिसे हम DSDG बोलते हैं, के माध्यम से SDG और उनके संबंधित विषयगत मुद्दों जैसे कि पानी, ऊर्जा, जलवायु, महासागर, इन सब पे क्या किया जाती है, बात की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर हमने समझा। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें जो यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है, जैसे कि जो हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, इनके डिस्कशन के बिना डिस्कशन अधूरा रहेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हमारा SDG गोल्स है वो है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन क्या है? गरीबी उन्मूलन का मतलब सिंपल सी बात है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जो रिपोर्टें यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, इसके अलावा भारत में विभिन्न प्रकार की समितियां, जैसे हम देखते हैं रंगराजन समिति है, लकड़ावाला समिति है, अलग समिति है, इन सभी समितियों के माध्यम से जो है गरीबी पर विभिन्न प्रकार की बातें की गई। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के माध्यम से गरीबी को दूर करने की कोशिश किया गया। लेकिन चूंकि गरीबी अभी भी कायम है, और हमारे सतत जो 2015 से 30 के लिए जो 17 सतत विकास लक्ष्य है, उनमें भी इसको नंबर 1 पे रखा गया है। यानी कि जो गरीबी है वैश्विक स्तर की समस्या है, बड़े स्तर की समस्या है, तो सबसे पहले इसी को ऊपर रखा गया कि नो पॉवर्टी, यानी गरीबी उन्मूलन, गरीबी को समाप्त करना। जब गरीबी समाप्त होगी तो लोगों के पास जब पैसा आएगा तो वो अपने खाने पे खर्च करेंगे, यानी कि जीरो हंगर, भूखमरी समाप्त होगी। ठीक है, और जब भूखमरी समाप्त होगी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। और जब उनका पेट भरा रहेगा तो वो अन्य चीजों पर फोकस करेंगे, यानी कि शिक्षा पर फोकस करेंगे, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। और जब क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी तो जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लैंगिक समानता की ओर लोग जो है धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षित लोग जो है विभिन्न प्रकार के अच्छे कार्यों की ओर बढ़ेंगे। तो जो महिला सशक्तिकरण है, लैंगिक समानता है, इन मुद्दों पर भी अच्छे से चर्चा होगी। साथ ही अगर हम इसके बाद अगर बात करें तो
जब लैंगिक समानता और सब चीजें जो है प्राप्त हो जाएंगी, तो विभिन्न माध्यम से लोग और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे कि क्लीन वाटर है, सैनिटेशन है आदि पर। ठीक है, जब हमें क्लीन वाटर मिलने लगेगा, तो फिर हम सस्ती ऊर्जा पर बात करेंगे, क्लीन एनर्जी, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा। जो हमारे पास अच्छी ऊर्जा रहेगी, स्वस्थ और सच्ची ऊर्जा रहेगी, तो हम डिसेंट वर्क यानी कि सम्मानजनक कार्य की बात करेंगे और विकास की ओर जो है अग्रसर होंगे। ठीक है, जब हम विकास की ओर अग्रसर होंगे, तो हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो एसडीजी गोल्स 9 है, वो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उद्योग, नवाचार और अवसंरचना की बात करता है। तो इसके माध्यम से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की चीजें निकल कर आती हैं। ठीक है, तो गोल 9 क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद जो हमारा अगला गोल है, जब ये सब चीजें मिल जाएंगी भारत को या पूरे विश्व में अन्य देशों को, जो हमारा टारगेट रखा गया है विश्व का, ठीक है, तो सब ये जब चीजें आ जाएंगी, तो हमारी असमानता अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जो हमारा अगला गोल है, वो है रिड्यूस इनइक्वलिटी, यानी असमानताओं में कमी लाना। फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत शहर और समुदाय। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार खपत और उत्पादन। और जो 13वां गोल है, एसडीजी गोल, बहुत ही महत्वपूर्ण गोल है, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। इसके बाद लाइफ बिलो वाटर, जल के नीचे जीवन, यानी कि जल के नीचे जैसे कि सागर हैं, ठीक है, महासागर हैं, है ना, समुद्र है, और इसके अलावा नदियां हैं। ठीक है, तो इन सब के नीचे जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उन सबके जीवन की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी है, इसके जीवन की बात यहाँ पर की गई है, जिसमें मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब चीजें आती हैं। इसके बाद गोल नंबर जो 16 है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति, न्याय और सशक्त संस्थान की बात की गई। पार्टनरशिप फॉर गोल्स, लक्ष्यों के लिए साझेदारी की बात की गई है SDG 17 में। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जो है हमारे 17 SDG गोल्स हैं, जो एग्जाम में बार पूछ जाते हैं। इनमें से जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं, उनको जरूर याद कर लेना है। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारा क्रैश कोर्स, हमारा फाउंडेशन कोर्स, टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी के लिए इन सब चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। अभी आपके लिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल करीब है, तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। 8-10 दिन है, आप आराम से कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम देकर। इसके अलावा ये टेस्ट दोनों माध्यम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। साथ ही इसके अलावा जो जून 2025 के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ आप उसके लिए फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित होगा ये। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।